आज आज हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं और ये जितने ये प्रीपोजिशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से बनाया गया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्रीपोजिशन देखेंगे कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन इट मीन्स परिभाषा। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used to establish a relation between two nouns। दो नाउनों के बीच में एक संबंध को स्थापित करता है, ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज टू establish अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। दो नाउनों को दो संज्ञाओं के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब बुक और टेबल मतलब टेबल पर जो बुक रखा हुआ है, अब इस दोनों के बीच में कौन संबंध को जोड़ रहा है? ऑन। ऑन यहाँ पर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। जैसे टेबल पर किताब है। प्री प्लस पोजीशन, तो प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, प्री प्लस पोजीशन, तो प्री मतलब वो कहता है पहले और पोस्ट मतलब बाद में। अब पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, सेंटेंस में प्रीपोजिशन के कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आप इसको समझ लिए तो समझ लिए कि 90% प्रीपोजिशन आपको कॉम्पिटिटिव वाले आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इससे बाहर कहीं पर भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ही बनाया गया हुआ है। इसको गौर से देखिए, नोट बनाइए, उतारिए इसको, और जितने भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो रूल्स मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं फॉर प्रीपोजिशन को सॉल्व करने के लिए इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। भारत में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर आप इस रूल्स को समझ लिए तो 90% प्रीपोजिशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन क्या है? आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट होता है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। वी सब्जेक्ट हुआ, अभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। तो मी, अस, हर, हिम, ये प्रीपोजिशन के बाद लगाया जाता है, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाया जाता। बट एग्जाम में सब्जेक्टिव केस दे दिया जाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यही चेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब देखना होता है। जैसे आफ्टर, फर्स्ट रूल्स क्या है? आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे आई का क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? यू। ही का क्या हो जाएगा? हिम। सी का हर। तो हिम, हर, मी, अस, ये लगाया जाएगा प्रीपोजिशन के बाद। अब देखिए सेंटेंस में एग्जांपल देखिए, सी हैज कंप्लेंड अगेंस्ट। तो अगेंस्ट क्या बन गया आपका? प्रीपोजिशन। तो अब अगेंस्ट राम एंड मी, तो राम ऑब्जेक्ट केस हुआ और मी, आई कम क्या होता है? मी। तो सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल राइट। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, सी हैज कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड आई। अब आपको एग्जाम दो सेंटेंस गिवन होगा तो आपको रॉन्ग बताना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आई के स्थान पर क्या आना चाहिए था? मी वाला सेंट आना चाहिए था, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट पूछा जाता है। ये इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था, अगर ये समझ में आ गया तो 90% प्रीपोजिशन आप सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आफ्टर प्रीपोजिशन जेरेंड। जेरेंड क्या हुआ? नाउन। जेरेंड भी एक प्रकार का नाउन है। इट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। इज यूज्ड, तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी तो वर्ब V1 V2 V3 ये यूज नहीं करेंगे, V4 यूज होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड का यूज करते हैं। क्या चीज? जेरेंड का। जैसे ऑब्जेक्टिव केस और जेरेंड का यूज करते हैं। आगे इसके लिए मैंने एक रूल्स फॉर्मूला बता रखा है, वो देखिए। ये जो पार्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आई abstent फ्रॉम, तो अब आई abstent फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, तो स्मोक का यूज नहीं करेंगे, स्मोक क्या होगा, स्मोकिंग यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जेरेंट का यूज करेंगे स्मोकिंग। सेंटेंस देखिए, ऑन रीचिंग, तो ऑन प्रीपोजिशन है इसलिए जेरेंट यूज हुआ, ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचते ही रॉट मी अ लेटर, उसने मुझे एक लेटर लिखा, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज कर रहे हैं, जेरेंट का यूज कर रहे हैं। प्रीपोजिशन कहीं पे भी आ सकता है, प्रीपोजिशन का यूज जो है सेंटेंस में हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में यूज कर सकते हो, सेंटेंस के बीच में, या सेंटेंस के लास्ट में। ऐसा रूल्स नहीं है कि प्रीपोजिशन यहीं पर यूज होगा, प्रीपोजिशन सेंटेंस में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे ऑन रीचिंग, तो सेंटेंस के शुरुआत में यूज कर दिया ऑन, ऑन रीचिंग होम ही सॉ अ मूवी, घर पहुंचते उसने एक मूवी देखी। बी साइड्स अ पेन, पेन के अतिरिक्त सोनू बॉट अ टॉय, सोनू ने एक कलम भी खरीदा, मतलब पेन तो था ही उसके पास, इसके अलावा पेन तो खरीदा ही खरीदा, उसके अलावा उसने एक टॉय भी खरीदा। तो शुरुआत में लग गया प्रीपोजिशन सेंटेंस के, ही सैट ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो अब ये ऑन प्रीपोजिशन है बट सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है, तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहीं पर भी यूज हो सकता है, या तो शुरुआत में ही यूज होगा, या सेंटेंस के बीच में यूज होगा, या सेंटेंस के लास्ट में यूज हो सकता है। वट आर यू लुकिंग एट, वट आर यू लुकिंग एट, अब देखिए यहाँ पर एट यहाँ पर कब कहाँ यूज हुआ है, लास्ट में यूज हुआ है, एट कहाँ पर यूज हुआ है, लास्ट में। हेयर इज द बैग, हेयर इज द बैग यू आस्क्ड फॉर, अब देखिए फॉर प्रीपोजिशन लास्ट में, तो यही बताया गया कि सेंटेंस की शुरुआत में, तो प्रीपोजिशन का यूज आप या तो सेंटेंस की शुरुआत में कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, और लास्ट में भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रीपोजिशन के लिए देखिए, प्रीपोजिशन के बाद B1 B2 B3 B5 का यूज नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद B1 B2 B3 B5 का यूज नहीं करेंगे, बट प्रीपोजिशन के बाद B4 का यूज करेंगे, ये रॉन्ग हो गया था, प्रीपोजिशन के बाद जो B4 का यूज किया जाता है, B4 नहीं है जेरेंड है, तो इसका यूज हम करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा B4 का यूज और जेरेंड का यूज होता है, B1 B2 B3 B5 का यूज नहीं होगा। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। सब्जेक्टिव केस कैसे, जैसे आई वी यू ही सी दे, इनका यूज नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर एंड देम, इसका यूज करेंगे प्रीपोजिशन के बाद। अगर इस रूल्स को आप समझ लिए, यहाँ पे इकट्ठा रूल्स हैं, तो कॉम्पिटिटिव 90% प्रीपोजिशन से रिलेटेड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या रूल्स हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इनका यूज नहीं करना है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का यूज करना है। किसका यूज करना है, V4 का। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाता है, जैसे आई वी यू ही सी दे। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर। इसको रिटर्न में लिया था और यहाँ पर एक एज अ स्ट्रक्चर के तौर पर दिया गया हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसकी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है, जैसे ही लव्स यू, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अर्थ लेने के लिए मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो ही लव्स यू, अब यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं, क्योंकि लव्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स का है। ही लाइक्स टी, तो लाइक भी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा प्रीपोजिशन लेता है, जैसे ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली।
ठीक है, तो गो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन। तो आप समझ में आ गया कि कौन से अगर वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं तो कौन सा वर्ब प्रीपोजिशन लेगा, कौन सा वर्ब प्रीपोजिशन नहीं लेगा। अब कुछ हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिक्स्ड प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बट फिक्स्ड प्रीपोजिशन का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ जाके फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़िए आप। अगर उन फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आप पढ़ लेते हैं तो आप प्रीपोजिशन एक पार्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन है, इनको ध्यान से देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे दो टर्म लिए हैं, दो वर्ड लिया हुआ है। एक वर्ड है आपके लिए बी साइड और दूसरा वर्ड है आपका बी साइड्स। इसमें एस लगा हुआ है, एक है विदाउट एस और एक है एस लगा हुआ है, बिसाइड और बिसाइड्स। आइए इनका एक एक मीनिंग समझते हैं और कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, इस सेंटेंस में ही आपको देखना है। फिर एक वीडियो ऐसे लेकर आऊँगा जिसमें आपसे इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे बिसाइड, तो फर्स्ट हमने उठाया बिसाइड। अब बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, स्थान का भाव। इट मीन्स इसका हिंदी क्या, के बगल में या के निकट या के समीप। बिसाइड का मतलब के बगल में, के निकट, स्थान का, प्लेस को शो करता है ये। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द कॉलेज। इट मीन्स जो घर है मेरा वो कॉलेज के बगल में ही है, तो प्लेस को शो कर दिया। और ही इज सिटिंग डैश मी, तो वो मेरे निकट ही बैठा हुआ है, वो मेरे बाजू में बैठा हुआ है, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है, तो बिसाइड मी। ही इज, यू आर स्टैंडिंग डैश मी, तो यू आर कहाँ खड़े, तो मतलब मेरे बगल में अगर आप खड़े हो तो वहाँ पर क्या प्रीपोजिशन यूज कर देंगे सेंटेंस में, बिसाइड। तो इनकी मीनिंग को देखो, इसका यूज देखो, आप बार बार देखोगे एग्जाम में ऑटोमेटिकली वर्ड हो गया। भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ये 100% पूछा ही जाता है। दूसरा वर्ड क्या है, बी साइड्स, BESIDES, बी साइड्स। इन एडिशन टू, के अलावा, इन एडिशन टू, के अलावा, के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। इन इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होगा, इन एडिशन टू। बिसाइड्स का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, इन एडिशन टू, और हिंदी क्या, के अलावा, के अतिरिक्त, के अलावा। इट मीन्स जैसे बिसाइड्स अ बुक ही बॉट अ रजिस्टर, मतलब बुक तो खरीदा ही खरीदा, बुक के अलावा उसने एक रजिस्टर भी खरीदा। इसका मीनिंग क्या हुआ, बिसाइड्स अ बुक, एक किताब के अलावा, मतलब किताब भी लिया, और ही बॉट अ रजिस्टर, उसने एक रजिस्टर भी लिया। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आई डोंट हैव अनोदर बुक बिसाइड्स दिस, मतलब इस किताब के अलावा मेरे पास कोई किताब नहीं है। ये किताब एक ही, यही किताब है, इसके अलावा नहीं है। नेगेटिव में हो गया, परंतु क्या हो रहा है, बिसाइड्स अ बुक ही बॉट अ रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर एक वर्ड है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, कह रहा है नॉट इंक्लूडिंग समबॉडी एंड समथिंग। इट मीन्स को छोड़कर या इसके सिवा, को छोड़कर इसके सिवा। अब इसमें क्या होता है, माइनस का सेंस होता है, मेरे कोई चीज़ को छोड़ दिया जाता है। बट बिसाइड्स का मतलब होता है प्लस, इट मीन्स उसको ले लिया जाता है। जैसे एक्सेप्ट राजू, राजू को छोड़ दो। आई लाइक ऑल द बॉयज, इट मीन्स राजू को पसंद नहीं करता है, बाकी सभी लड़कों को पसंद करता है। तो जहाँ पर किसी को छोड़ने की बात हो, एक्सक्लूडिंग करना हो, छोड़ना हो, वहाँ पर एक्सेप्ट। और जहाँ पर किसी को ऐड करना, इट मीन्स वो चीज़ के अलावा कोई चीज़ और भी है, तो वहाँ पर बिसाइड्स का यूज करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये, इनकी कंसेप्ट को आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम में अगर प्रीपोजिशन आता है तो आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव का ही प्रीपोजिशन बनाया है, उसी का प्रीपोजिशन अपलोडेड मैं कर रहा हूँ। अब टर्म है आपका दूसरा प्रीपोजिशन है अगला, बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। अब इस तीनों का मतलब होता है के बीच में। तो अब देखेंगे ये बिटवीन किसके बीच के लिए यूज करते हैं, अमंग एंड अमंगस्ट। बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। बिटवीन, बिटवीन दो के बीच में। बिटवीन का यूज कब करेंगे, कोई दो के बीच में। इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स
प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। जब कोई दो व्यक्ति हों, स्थान हो, वस्तुएं हैं और जानवर हो, उनके बीच की अगर बात की जाए तो बिटवीन का यूज करेंगे। अमंग का भी देखेंगे नीचे, पहले बिटवीन को सोल्व कर लिया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन माई टू सन्स। अब दो है, दो सन है, दो प्रॉपर्टी दो सनों के बीच में बंटवार बट गया, तो दो हुआ, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, बिटवीन। द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन माई टू सन्स। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन टू पुअर बॉयज। दो गरीब लड़कों के बीच में इन किताबों को बांट दो। तो दो की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया, बिटवीन। अब लेते हैं हम लोग अमंग एंड अमंगस्ट। दो से ज्यादा के बीच में, जब दो से ज्यादा के बीच में बात की जाए तो वहां पर अमंग या अमंगस्ट का यूज करते हैं। सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब अमंग या अमंगस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज किया जाता है और दो के लिए ओनली बिटवीन का यूज किया जाता है। डिवाइड द केक अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। अब देखिए, डिवाइड द केक डैश आवर फ्रेंड्स। आवर फ्रेंड, तो फ्रेंड तो बहुत सारे यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, ठीक है, तो दो से ज्यादा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, अमंगस्ट। मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अमंगस्ट या अमंग, अमंगस्ट एंड बिटवीन। तो अब देखिए बिटवीन तो दो के बीच में, बट आवर फ्रेंड, आवर मतलब हमारे दोस्त, तो इट मीन दो से ज्यादा दोस्तों की बात की जा रही है, तो क्या यूज करेंगे, अमंगस्ट। इस प्रकार से आपको गैस करना है और समझना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे एग्जाम। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग अमंग दीज 50 पुअर बॉयज। अब 50 की बात हो रही है, ओनली टू की बात अगर होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, बट यहाँ 50 की बात हो रही है, तो 50 दो से ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ पर अमंग का यूज हुआ है। किसका, अमंग का यूज हुआ है। हमने लिया अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध या के खिलाफ। अगेंस्ट का देखिए कई मीनिंग है यहाँ पर, अगेंस्ट के विरुद्ध, के खिलाफ। अब देखिए इस दूसरा सेकंड मीनिंग, से सटकर खड़ा होना या के सहारे खड़ा होना। कोई वॉल के सहारे अगर आप खड़े होते हैं, सीढ़ी के सहारे खड़े होते हैं, तब भी वहां पर अगेंस्ट का यूज किया जाता है, और किसी के खिलाफ है, किसी के विरुद्ध है, तब भी वहां पर अगेंस्ट का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस से आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ। आपको लॉ के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, के विरुद्ध नहीं हूं। डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, इट मीन्स दरवाजे के से सटकर ना खड़े होइए या ना झुकिए। लीन मतलब झुकना होता है, डोंट लीन अगेंस्ट द डोर। तो आगे ना के सहारे खड़ा होना, से सटकर खड़ा होना, तब भी यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, अगेंस्ट। देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, इट मीन्स जो सीढ़ी है वो दरवाजे वॉल के सहारे खड़ी हुई है, ठीक है, या से सटकर खड़ा हुआ है, तब भी ऐसी वे में क्या यूज किया जाता है, अगेंस्ट का यूज किया जाता है। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। बिहाइंड का दो मीनिंग्स होते हैं, फर्स्ट मीनिंग है के पीछे, और दूसरा मीनिंग क्या है, निश्चित समय से देर करके, कोई डेफिनेट टाइम है उससे उससे लेट आ रही है, तो वहां पर भी बिहाइंड का यूज करते हैं। और बिहाइंड एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, के पीछे। तो अब देखिए सेंटेंस आपको कैच कर लोगे। द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम। तो जो राजधानी की आने की जो टाइम थी, जो चलने की जो टाइम चल रही है, वो अपने समय से, निर्धारित समय से पीछे चल रही है, देर करके चल रही है, दौड़ रही है। तो द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग डैश इट्स टाइम, तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड टाइम, बिहाइंड इट्स टाइम्स। द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर। तो जो डॉग है वो अपने स्वामी के पीछे क्या करा, दौड़ा, तो के पीछे के लिए क्या यूज करेंगे, बिहाइंड। द पीएनबी बैंक इज डैश द मार्केट, मार्केट के पीछे है पीएनबी बैंक, तो बिहाइंड।
द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। सूर्य जो है वो बादलों के पीछे में छुपा हुआ है। इस वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन सिर्फ इतना ही बता रखा है। अगले वीडियो में और प्रीपोजिशन लेकर मैं आऊँगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% पूछे ही जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर करना और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त यारों को भी बताइए। थैंक यू।